तो अब हम लोग इस ग्राफ को समझने से पहले बिजनेस साइकिल के ग्राफ को समझने से पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं रिसेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, एक ईयर के अंदर एक ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12। इस 12 मंथ को 4 से डिवाइड कर, दैट इज 3 मंथ का, 3 मंथ का, दैट इज अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी टू मार्च। गेटिंग माय पॉइंट? तो 4 पीरियड डिवाइड करते हैं। अब बताओ, ये जो होगा अप्रैल से जून तक, इसको क्या कहेंगे? क्वार्टर नंबर 1। जून से सितंबर, क्वार्टर नंबर 2। अक्टूबर से दिसंबर, क्वार्टर 3। जनवरी से मार्च, क्वार्टर 4। कितने क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर? 4 क्वार्टर होते हैं। डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? ये चीज। और हर क्वार्टर में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हर क्वार्टर में आते हैं कि इस क्वार्टर में इतने इन्फ्लेशन, इस क्वार्टर में इतने इतने अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए डिवाइड किया था कि छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में हम लोग देखे कि क्या इकोनॉमी कैसे वर्क करती है क्वार्टर। ओके, अगर देख, अगर कोई भी क्वार्टर के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, अगर एक क्वार्टर के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी स्लो डाउन। इकोनॉमी स्लो डाउन। अगर एक क्वार्टर के अंदर कम है तो कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर 2 क्वार्टर के अंदर कम है, क्या चीज? 2 क्वार्टर के अंदर, मतलब क्वार्टर नंबर 1 प्लस क्वार्टर नंबर 2 क्वार्टर, वो भी कैसा? कंज्यूकेटिव क्वार्टर, कंज्यूकेटिव क्वार्टर। कंज्यूकेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। मतलब जब पहला क्वार्टर में कम हो, इकोनॉमिक स्लो, दूसरा क्वार्टर में भी लगातार कम हो जाए, क्या कहेंगे? रिसेशन। क्या कहेंगे? रिसेशन। A consecutive decrease in economic growth. There is consecutive quarter decrease in economic growth. है ना? consecutive decrease करेगा तो रिसेशन करेगा। बताइए, अगर क्वार्टर नंबर 1 अच्छा खराब गया, ये अच्छा गया, ये अच्छा गया, ये खराब गया, तो क्या रिसेशन है नहीं ना? क्यों? बिकॉज ये कंसेक्यूटिव नहीं, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा तो सही है, ये भी सही है, ये गलत, लगातार नहीं, तो रिसेशन नहीं। दैट इज कहेंगे क्वार्टर नंबर 1 में स्लो डाउन था और क्वार्टर नंबर 4 में स्लो डाउन, नहीं प्रॉब्लम नहीं ना। बट अगर 2 से ज्यादा क्वार्टर में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है, इस चीज को क्या कहते हैं? डिप्रेशन। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। कब? जब 2 से ज्यादा क्वार्टर में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है, इस पीरियड को क्या कहेंगे? डिप्रेशन। समझ रहे हो? तो एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो ये सिकंदर 1929 में डिप्रेशन आया था। मतलब एक 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, 12 महीने, ये सारा इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज डिक्रीज होता जा रहा था। उस पीरियड को क्या डिप्रेशन में चला गया इकोनॉमी। यस। अब हम लोग आते हैं इस ग्राफ को समझ। इस ग्राफ में क्या है कि पहले ग्रोथ जो है, ग्रोथ को प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं, आउटपुट के टर्म में प्रोडक्टिविटी। अब देखो, जब यहाँ पर क्या है? ग्रेट डिप्रेशन आया। अब बताओ, जब ग्रेट डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज 2 से ज्यादा क्वार्टर में आउटपुट कम जाना। आउटपुट कम है मतलब ग्रोथ क्या हो जाएगा? कम है। तो ग्रोथ यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, समझ रहे हो ना? ये आप लोग देख लेंगे कि ये हमारा कुछ ऐसा कम है। फिर डिप्रेशन का मतलब नहीं है कि आउटपुट कम जाना, 2 से कम जाना, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन इन मोर देन टू कंसेक्यूटिव, लगातार में स्लो डाउन इस चीज को। धीरे धीरे जब वर्ल्ड वॉर से स्टार्टिंग से पहले डिमांड ज्यादा होगा यूएसए के अंदर गुड्स की, सेम स्टोरी।
ज़्यादा ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं गन्स वगैरह सबकी, ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो यहाँ पर क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, दैट इज यहाँ पर क्यों एक्सपैंड कर रहा हूँ इकोनॉमी, समझ रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, गया वर्ल्ड वार खत्म, डिमांड खत्म, ग्रोथ क्या होगा, कम गया, कम गया मतलब क्या, रिसेशन, रिसेशन इकोनॉमी के अंदर आएगा, समझ रहे हो ये चीज़। फिर धीरे 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 फिर जब भी यहाँ पर रिसेशन आ रही है, रिसेशन, समझ रहे हो, जब जब भी हल्का जहाँ डिक्रीज कर रहा है वहां पे क्या आ रही है, रिसेशन, रिसेशन, समझ रहे हैं, रिसेशन। तो ये चीज, तो हमें क्या समझ में आता है कि अगर डिप्रेशन होगा, आउटपुट कमेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कमेगा, ग्राफ डिक्रीज करेगा, वार से पहले क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वार के बाद डिक्रीज करेगा, सेम स्टोरी, रिसेशन होगा, आउटपुट कम होगा, डिक्रीज करेगा, गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो now let's come to our unemployment. What? Unemployment. First of all, unemployment कहते किसको है, इसको समझना। तो इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया के अंदर, 130 करोड़, 130 करोड़ की पॉपुलेशन, लेकिन सभी लोग काम नहीं कर सकते, कोई बूढ़े भी होंगे, कोई बच्चे भी होंगे, है ना, तो कौन काम कर सकते, किसे कहेंगे कि वो लेबर है, समझ रहे हो। एक टर्म आता है दैट इज लेबर फोर्स, बताइए लेबर फोर्स किसे कहेंगे, तो लेबर फोर्स कहेंगे सबसे पहले जो लोग विलिंगनेस टू वर्क, मतलब जो लोग चाहते हैं कि हम काम करें, जो चाहते हैं कि मेरे को काम मिले, मैं कार्य करना चाहता हूँ। एंड सेकेंड, एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू, मतलब काम करने के लिए वो सक्षम भी है, वो चाहते हैं और वो सक्षम भी है, तो क्या कहेंगे, लेबर फोर्स, समझ रहे हैं? मतलब कोई अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, इंटर्नशिप, व्हाट इज विलिंगनेस, आप वो काम करने के लिए सक्षम भी, उतना पढ़े लिखे भी, एबिलिटी भी, आप लेबर फोर्स, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं काम करूँ, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, इतना जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मेरे नहीं है, तो आप क्या लेबर फोर्स में नहीं, सपोज कोई ओल्ड एज पीपल, वो ओल्ड एज में सोच रहे हैं काम करने के लिए, विलिंगनेस, बट वो काम नहीं कर सकते, सपोज ईट उठा करके फिफ्थ फ्लोर पे ले जाए, तो वो काम वो नहीं कर सकते, उनके पास एबिलिटी नहीं है काम करने की, तो वो लेबर फोर्स के अंदर नहीं है, समझ रहे, तो लेबर फोर्स किसे कहेंगे, जो चाहते हैं कि काम करें, साथ में वो सक्षम भी है वो काम करने में, समझ रहे ना, वो काम करने के लिए सक्षम भी है कि वो काम कर सकते हैं, कैपेबल है, इस चीज़ को लेबर फोर्स कहेंगे। 130 करोड़ में से 70 करोड़ लोग हैं वो चाहते भी हैं और कैपेबल भी हैं, ठीक है, 70 करोड़। अब देखिए 70 करोड़ में से लोगों में से किसी को काम मिलेगा, किसी को काम मिलेगा, क्योंकि ये 70 करोड़ लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे को जॉब मिले और वो जॉब करने के लायक सक्षम भी, अब किसी को जॉब मिलेगा और किसी को जॉब नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो वैसे पीपल जो लेबर फोर्स के अंदर है और उनको जॉब नहीं मिले, इसको ही कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हैं, वैसे पीपल जिनको जॉब नहीं मिले वो लेबर फोर्स के अंदर, those people who does not able to find any job but they are under labor force of any kind, that is known as unemployed, and problem उन्हें कहेंगे बेरोजगार, कि वो कैपेबल भी है, विलिंगनेस भी रखते हैं, लेकिन नहीं मिला। इंडिया के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, 7%, इंडिया के अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 करोड़, कितनी, 7 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट, 7 करोड़ लोग, 70 करोड़ में से उनको जॉब नहीं मिली, नहीं मिली, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रखता है वो क्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब बेरोजगारी की दर कितनी है, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत आती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर इतना है, इतना है,
ऐसे निकलता है कि बेरोजगारी की दर कितनी है। तो हम लोग जानते हैं किसी का भी रेट निकालना होता है तो नीचे में क्या लिखते हैं, टोटल, और ऊपर में जिसका निकालना हो। यहाँ पर क्या निकालना है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन नहीं, जो काम करना चाह रहे सक्षम हो जाए, कि लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स टोटल, लेबर फोर्स, और ऊपर में क्या, जिसका निकालते हैं क्या, कितने लोग बेरोजगार हैं। बताइए, टोटल लेबर फोर्स इकोनॉमी कितनी है, 70 करोड़। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 7 करोड़। अगर मल्टीप्लीकेशन कितने से करेंगे, क्योंकि रेट निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज से, परसेंटेज के टर्म में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लीकेशन। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 7 7 कैंसिल आउट, 0 1 1 0 कैंसिल आउट, दैट इज 10। सो 10% हमारा क्या, बेरोजगारी की दर है हमारी कंट्री के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी में क्लोज, सपोज अभी अभी जो है करंट में 9.4% समथिंग ये बेरोजगारी की दर है इंडिया के अंदर। समझ रहे हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं, ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बाई व्हाट, लेबर फोर्स। कितने लोग लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका अगर रेट निकालें, उसका परसेंटेज निकालें तो उसका कहीं, तो आप बताइए, 70 करोड़ है टोटल, 7 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इसका रेट निकालना है तो 7/70, that is 1/10 percentage 100, that is 10%। no problem। इस चीज को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, अब ग्राफ के ऊपर आते हैं तो देखिए, अगर इकोनॉमी अगर इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन या इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने का मतलब क्या है, बताइए। इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, आउटपुट इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस कम होगा। ग्रोथ कम है, आउटपुट कम प्रोड्यूस है, और आउटपुट कम प्रोड्यूस है तो फैक्ट्री वाले कम लेबर की डिमांड करेंगे, है ना। दैट इज कम लेबर की डिमांड करेंगे, डिमांड फॉर लेबर डिक्रीजेस। अगर फैक्ट्री वाले कम लेबर की डिमांड करेंगे तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, कि बेरोजगार जो लोग हैं वो ज्यादा हो जाएंगे इकोनॉमी के अंदर। उनको फैक्ट्री वाला वर्क ही नहीं करना, नौकरी नहीं है, समझ रहे हो? ग्रोथ कम है, आउटपुट कम है, जिससे लेबर की डिमांड कंपनी कम करेगी, जिससे बेरोजगारी दर और ज्यादा होगी। इकोनॉमी ग्रोथ अगर कम होगा तो बेरोजगारी की दर ज्यादा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग जानते हैं ये क्या, हम लोग रिसेशन, डिप्रेशन जानते हैं, कम होना, शॉर्ट पीरियड में रिसेशन, दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में दो से ज्यादा डिप्रेशन। तो रिसेशन अगर है तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज्यादा। डिप्रेशन में तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि लंबे पीरियड के लिए है। getting my point? आइए इस ग्राफ को समझते हैं। ये क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन में हम लोग क्या जानते हैं, डिप्रेशन हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार दो से ज्यादा क्वार्टर में कम गया, लगातार कम रहा है, जिसके कारण लगातार जॉब कंपनी जो है भर्ती नहीं कर रही है, लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। फिर डिप्रेशन जैसे ही गया, अच्छा इकोनॉमी हुआ, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। फिर से 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया, फिर से क्या होगा हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ेगा, फिर से वापस बढ़ेगा। क्यों? फिर से डिप्रेशन आया होगा, आउटपुट कम होगा, लेबर की डिमांड कम होगी, कंपनी कम की होगी, फिर से गया होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट, जब डिप्रेशन खत्म नहीं होगी तो बढ़ती स्टार्ट हुई होगी। तो वार से पहले बनाना चाहता है, डिफेंस प्रोडक्ट क्या करना है, ज्यादा बनाना। अब ज्यादा बनाना है वार से पहले, बंदूक बंदूक गोली तो कंपनी ज्यादा डिमांड करेगी तो वार से पहले देखो क्या हुआ, सबसे कम बेरोजगार लोग, कंपनी बहुत भर्ती की वार से पहले, लेकिन वार के बाद डिमांड कम गया तो कंपनी लेबर को निकालना स्टार्ट करती, तो ये बढ़ गया। देखना था, जब भी रिसेशन आएगा, तो क्या होगा हमारा, रिसेशन आया दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, कम होगा, आउटपुट कम होगा, डिमांड कम होगा, फिर से हमारा क्या होगा, दैट इज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज। फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम होगा
आउटपुट इकोनॉमी के अंदर कम होगा, डिमांड लेवल की कंपनी कम करेगी, तो बेरोजगारी जो है वो ज्यादा। मतलब रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो बेरोजगारी की दर बढ़ती है। रिसेशन अगर होगा तो कम टाइम के लिए तो कम बढ़ेगी, अगर डिप्रेशन होगा तो ज्यादा बढ़ेगी। समझो? यस। तो रिसेशन बढ़ा ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर डिप्रेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा। प्रॉब्लम, तो ये हुआ अनएम्प्लॉयमेंट की स्टोरी। नेक्स्ट कम टू न्यू टॉपिक, दैट इज इन्फ्लेशन। फोर्थ, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम। प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम, मतलब लंबे टाइम के लिए प्राइस प्राइस बढ़ता रहे, तो उस चीज को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गई, है ना? तो ये, तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हमने दिख रहा था क्यों आता है इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, आउटपुट बढ़ा होगा जरूर इकोनॉमी के अंदर, जिसके कारण वेज, लेबर की डिमांड बढ़ी, वेज बढ़ी, वेज बढ़ी, इनकम क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या करेगी? डिमांड गुड्स की, जो लोग हैं वो क्या करेंगे? ज्यादा, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही ओवर टाइम हो जाए, लंबे टाइम के लिए, तो इस चीज को क्या करेंगे? इन्फ्लेशन। मार्केट के अंदर क्या करेंगे? इन्फ्लेशन। समझे इन्फ्लेशन कैसे आती है? इसे कहते हैं प्राइस लगातार बढ़ने, उसे कहते हैं महंगाई आ जाए। समझ रहे कि नहीं? गैस सिलेंडर का दाम 500 से 700, 700 से 900, 900 से 1, फिर 1,00,000 लगातार, दैट इन्फ्लेशन आ गई उस चीज का। पेट्रोल का पहले 70, फिर 80, फिर 50, फिर 90, फिर 100, दैट इज इन्फ्लेशन इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके। फिर हमारा क्या आता है? दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि लगातार बढ़ते रहे। अब हो सकता है कि ये बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया, मतलब ना, तो लगातार प्राइस बढ़ना, दैट इज बहुत लंबे टाइम के लिए बढ़ गया, तो इस चीज को क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। समझ रहे हो ना? दैट इज बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर वो इकोनॉमी। ओके। लेकिन अब हो सकता है कि ये बढ़ना, अब हो सकता है ब्रेक भी लग सकता है। अभी इन्फ्लेशन होगा कि महंगाई है ही नहीं, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं हम? डिफ्लेशन। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज प्राइस डिक्रीजेस ओवर टाइम। डिक्रीजेस ओवर टाइम, ठीक है? प्राइस डिक्रीजेस ओवर टाइम को कहते हैं डिफ्लेशन। मतलब लगातार प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है, कम। बिकॉज लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो लगातार कंपनी उसकी प्राइस कम करते जा रहे हैं, अब खरीद लो, अब खरीद लो, अब खरीद लो, है ना? हाइपर इन्फ्लेशन एग्जांपल हम लोग क्लास 9th क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में था कि एक टाइम ऐसा आया था कि एक न्यूज़पेपर के लिए एक एक बैग, एक झोले में पैसे लेकर के जाते थे। तो क्या हुआ वहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। इतनी महंगाई हो गई कि एक पेपर को खरीदने के लिए उतनी उतनी नोट्स की जरूरत पड़ रही, उतनी करेंसीज की जरूरत पड़ रही। दैट्स पीरियड इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। रीडिंग माई पॉइंट। हाँ। एग्जाम्पल अभी देखा जाए तो श्रीलंका के अंदर बोल सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है? ये महंगाई इन्फ्लेशन कब कहेंगे? जब 10%, 20%, मतलब अगर अगर क्या होगा? टेस्ट के फॉर्म में होगा, है ना? जैसे 2 डिजिट के फॉर्म में होगा तो इन्फ्लेशन है, 3 डिजिट, 4 डिजिट के फॉर्म में होगा हाइपर इन्फ्लेशन। समझ रहे हैं? लेकिन अगर क्या होगा? अगर 1 डिजिट के फॉर्म में हो, वो भी 1 डिजिट मतलब बहुत कम, 1% से भी कम, तो इस पीरियड को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं, कि डिफ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर। ओके। तो आइए हम लोग ग्राफ के द्वारा देखते हैं और फिर एंड करते हैं। तो इन्फ्लेशन देख लिए, प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम। डिफ्लेशन, प्राइस डिक्रीजेस ओवर टाइम। हाइपर इन्फ्लेशन, एक्सट्रीमली प्राइस राइजिंग, एक्सट्रीमली, है ना? मतलब बहुत ज्यादा प्राइस राइज कर जाए उस पीरियड। अब यहाँ पर देख, अब यहाँ पर देख, अब देखो क्या होता है ना, कि बहुत ही अच्छा, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इसके कारण फिर से बार बार बता रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? आउटपुट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा, वेज ज्यादा होगा, वेज ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा। अगर इनकम ज्यादा, लोग पास पैसा ज्यादा, तो डिमांड लोग क्या करें? ज्यादा,
ओरियो बिस्किट क्या कहना चाहता है, प्राइस क्या होना चाहता है, प्राइस ज्यादा होना मतलब इन्फ्लेशन क्या होना चाहता है, समझ रहे हैं? मतलब ग्रोथ अगर ज्यादा होगा तो महंगाई क्या होगा ज्यादा। गेटिंग माई पॉइंट, ये लिंक। या अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज्यादा तो इन्फ्लेशन क्या होगा ज्यादा, महंगाई क्या होगा ज्यादा। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, समझ रहे हैं? ग्रोथ ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा खरीदेंगे, महंगाई ज्यादा, समझ रहे हैं? ओके। मतलब जहां भी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम है, इनिशिएशन आएगा, तो महंगाई क्या होगा, कम होगा। जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, बिफोर वार, वार से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था, ज्यादा था, तो महंगाई उस टाइम क्या होगा, ज्यादा। वार के बाद क्या होगा, महंगाई क्या होगा, कम। ये समझ, तो ग्राफ के द्वारा देखते हैं। देखिए, तो वार से पहले क्या है, महंगाई बढ़ गई, मतलब क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रहा हो, जिसके कारण इन्फ्लेशन क्या होगा, ज्यादा। लेकिन वार के बाद आप लोग देखिए, वार के बाद क्या हो गया, कमी गया, कम गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ वार के बाद कम गई होगी, डिमांड कम गया, जिसके कारण इन्फ्लेशन कम। समझ रहे हैं? ये चीज फिर से वर्ल्ड वॉर वन आया, इससे पहले क्या हुआ, बढ़ गया, फिर बाद में क्या होगा, ये डिक्रीज कर, है ना, बाद से पहले बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ कमेगा तो इन्फ्लेशन कम, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, महंगाई धीरे 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 बढ़ता ही चला गया। ठीक है ना? ओके। तो ये हमारा ग्राफ होगा। लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, ये चीज, अभी ये कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी गवर्नमेंट है, वो क्या सोचेगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करे, ज्यादा पैसा, हमारा इकोनॉमी ज्यादा आउटपुट बनाए, ज्यादा बेचे, ताकि हमारा इकोनॉमी ग्रो करे, है ना, बड़ा हो इकोनॉमी, है ना, डेवलप करना। तो ये चीज, तो हमेशा गवर्नमेंट सोचती है कि ये चीज ज्यादा ग्रोथ क्या करें, ज्यादा करें, गवर्नमेंट एम है। बट अगर ज्यादा ग्रोथ करेगी इकोनॉमी तो महंगाई क्या होगी, ज्यादा होगी। और गवर्नमेंट चाहेगी कि महंगाई ज्यादा हो, नहीं ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज्यादा करना है तो महंगाई भी क्या होगी, साथ साथ ज्यादा हो जाएगी, जो गवर्नमेंट नहीं सोची। तो गवर्नमेंट ने सोचा था ग्रोथ ज्यादा करने के लिए, लेकिन महंगाई बोली मैं भी साथ आऊंगा तुम्हारे, महंगाई भी क्या इंक्रीज करेगी। दैट्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती, महंगाई बढ़ने का मतलब है कि ये एक करेंसी, ये अगर एक कोई करेंसी से इसकी वैल्यू अगर 10 रुपीज है ना, 10 रुपीज में एक ओरियो मिलती थी, महंगाई बढ़ जाने के कारण क्या होगी, ये 10 रुपये में एक ओरियो के आपको बिस्किट भी नहीं मिलेगी ओरियो की, समझ रहे हो कि नहीं? इस करेंसी की वैल्यू कम होगी, महंगाई बढ़ जाने का कारण। आगे हम लोग देखेंगे अच्छे से कैसे वैल्यू कम होती है, क्या होता है मनी मार्केट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, सरकार चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ करे, चलो 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 ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन ग्रोथ होने का कारण महंगाई भी क्या होगी, साथ साथ इसके कारण, जो सरकार नहीं चाहती, लेकिन फिर भी, मतलब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ कराना है तो आपको इन्फ्लेशन भी झेलना पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो आपको ग्रोथ भी कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ग्रोथ क्या है, अच्छा चीज है, इन्फ्लेशन क्या है, खराब चीज है। तो आप अच्छी चीज चाह रहे हैं तो खराब चीज भी आपका साथ साथ चाहिए। अगर खराब को आप कम करना चाह रहे हैं तो अच्छा को भी कम कर, इस चीज को क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ करते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ करते हैं। तो आप एक काम कर रहे हो तो दूसरे काम आपको खोना पड़ेगा, इस चीज को क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ, समझ रहे हैं ना? देर इज अ ट्रेड ऑफ कि आप पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ाई करें या आप कहीं पे जॉब करें, तो ट्रेड ऑफ है, आप ये दोनों के बीच, समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरीके से सरकार के लिए क्या है, ट्रेड ऑफ है कि ग्रोथ ज्यादा करे तो इन्फ्लेशन को कम रहे, समझ रहे हो ना? ग्रोथ ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, ग्रोथ को कम करे तो इन्फ्लेशन कम हो, एक अच्छा एक खराब, एक अच्छा एक खराब। That is there is a trade-off between economic growth and inflation. Very, very, very important. That is the reason. The economic growth and inflation.
ट्रेड ऑफ का मतलब एक पे पावर रखिए तो दूसरा छूटेगा। अगर आप स्कूल में पढ़िए कॉलेज में तो आप वो चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ग्रोथ आप करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन आपको झेलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज ठीक है। तो 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 ये आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन। तो इसलिए सरकार का एम क्या रहता है, वो ग्रोथ भी करे और साथ में साथ इन्फ्लेशन भी कुछ हो, ग्रोथ भी करे और महंगाई भी कुछ हो, बहुत कम, 3 से 4%, 5%। आरबीआई का जो रेंज है वो 2 से 6%। 2 से 6% के अंदर अगर इन्फ्लेशन है तब ठीक है। को ग्रोथ करना है तो इन्फ्लेशन कुछ होना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर कुछ होगा तो ठीक है, ज्यादा होगा तो खराब है। कितना होना चाहिए? आरबीआई जो कहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 से 6% होनी चाहिए। बट अभी जो है वो कितनी, 7.94%, जो ज्यादा है। तो इस ज्यादा को कम करना है सरकार को। समझ रहे हो? महंगाई को अगर कम करना है तो उनको क्या कम करना होगा, साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करना होगा। क्योंकि महंगाई कहाँ से आया है? ग्रोथ से। समझ रहे हो? तो महंगाई को अगर कम करना है तो ग्रोथ कम। अगर ग्रोथ कम होगा तो क्या कहेंगे, रिसेशन या स्लो डाउन। तो इकोनॉमी क्या है, रिसेशन के अंदर। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बिजनेस सेशन में आप अगर देखेंगे तो डेली आया है कि यूरोपियन जो है वो रिसेशन के अंदर आ रही है, यूएस मार्केट जो है रिसेशन के अंदर आ रही है, इंडिया के अंदर जो है वो रिसेशन स्टार्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि महंगाई को सरकार कम करना चाह रही है, रिजर्व बैंक। इसके कारण ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ कम होगा तो धीरे धीरे रिसेशन आएगा इकोनॉमी के अंदर। ये समझ लो। यस। ठीक है। ओके। तो हम लोग, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहा है। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे सेकेंड लेक्चर में। जी, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। फिर से एक बात, आप रिवाइज जरूर करें। ठीक है। आपको नीचे लिंक दे दी जाएगी दैट इज रीडिंग की, वो रीडिंग को भी साथ साथ वो फॉलो करें, तब वो सही होगी। ठीक है? तब आप गेट करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच।